एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए हैं रोमन लिटरेचर में, ओविड नाम के। उनका एक महाकाव्य आपने नाम सुना होगा, मेटामॉर्फोसिस उसका महाकाव्य का नाम है, जो सीजर ऑगस्टस के समय में लिखा गया था, यानी कि ईस्वी पूर्व 27 से ईसा पश्चात 14 के बीच में कभी लिखा गया था, मतलब ईसा मसीह के दौर में लिखा गया था लगभग। उसमें जो भाग 3 है उसमें एक कहानी आती है, ये वाली कहानी। क्या कहानी है? ग्रीक कहानी है, ग्रीस की, यूनान की कहानी है। ये एक लड़का था नार्सिसस, और ये कौन था? तो एक देवता है, नदियों के देवता ग्रीस में। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि वर्षा के देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, वहां भी खूब देवता माने जाते थे उस समय में। तो जो नदियों के देवता थे, सिफिसस बोलते थे उनको, और साथ में एक अप्सरा थी। अप्सरा शब्द यहां भी खूब चलता है ना, हमारे यहाँ मेनका को अप्सरा माना गया। और कौन अप्सराएं हैं? उर्वशी है, रंभा है ना। अप्सराओं की कहानी यहाँ भी है, वहां भी होती है अप्सरा की कहानी। निम्फ बोलते हैं, NYMPH। निम्फ का मतलब होता है अप्सरा ग्रीक लिटरेचर में। तो एक अप्सरा थी वहां जिसका नाम था लिरियोपे। तो लिरियोपे नाम की अप्सरा और सिफिसस नाम के नदी देवता का जो पुत्र था उसका नाम था नार्सिसस। में एन लिख देता हूं। अब अप्सरा का बेटा है, देवता का बेटा है, तो स्मार्ट, सुंदर तो होगा ही होगा। बहुत ही सुंदर था। हमें अक्सर गलतफहमी ये होती है कि अपनी सुंदरता की वजह हम हैं, जबकि हम होते नहीं उसकी वजह, तुक्के से मिली होती है वो, तो है ना। तो इस बेचारे को ये नहीं पता था जो आपको पता है कि तुक्का है। इतना सुंदर था कि इस पे वो गाना सूट करता है, मैं इतना सुंदर हूं, मैं क्या करूं क्या करूं। सच में सूट करता है। इतना सुंदर था कि जो इसको देखता था पागल हो जाता था। इतना सुंदर। पर जितना सुंदर था उतना घमंडी भी था, घोर अहंकारी। अब कई लड़कियां इसको प्रपोज करती थी। भाई अगर कोई आपको प्रपोज करे, मान लीजिए, और आप नहीं पसंद करते हैं, तो कायदे से, विनम्रता से, डिसेंसी के साथ मना कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका आप ये कहें कि मैं माफी चाहता हूं, मैं पहले से कहीं जबान दे चुका हूं, वायदा कर चुका हूं। बेशक ना दियो, कम से कम उसका अपमान तो नहीं होगा, सम्मान के साथ मना कर दीजिए। पर कुछ लोगों से मजा नहीं आता, उनको मजा आता है नीचा दिखाने में। कोई आपके पास आके बोले कि आप मुझे अच्छे लगते हैं, आप बोले तू शीशा देखा है कभी? अरे भाई अपनी औकात में रह के सपने देखा कर। अजीब हाल है, भिखारी कहीं का। तो अब ये क्या तरीका हुआ मना करने का? अरे मना ही करना है तो कायदे से मना कीजिए ना। आपका जीवन आपकी संपत्ति है, समझ में आ गया। आप अपनी पसंद का व्यक्ति चुनेंगे, समझ में आता है। पर आप किसी का भी अपमान करते चलेंगे, ये तो सही बात नहीं है। इस घमंडी लड़के को इस बात का एहसास नहीं था, खूब अपमान करता था। किसी लड़की ने आके बोला, उसको इतना नीचा दिखाता था कि तू अपना मुंह देख, कैसी है तू, ये है वो है। पर लड़कियां बेचारी उसके बाद जीना भूल जाती थी कि इतना अपमान कर दिया है, विष का घूंट पीती थी। अच्छा, एक कहानी पढ़ के लगता है कि उस समय के ग्रीक समाज में शायद होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स को लेकर भी बहुत तनाव नहीं था। क्योंकि कहानी में ये भी आता कि एक लड़का भी इस पे दीवाना हो गया था। वो लड़का बोला कि तलवार, मतलब वो आया उसके पास कि मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ आपके साथ जीना। तो उसने कहा जान दे सकता है तो जान दे दे। वो अवाक रह गया, तो उसे तलवार निकाल के दी कि ले जान दे दे भाई, इतना ही शौक है तो। उसने सच में अपनी गर्दन काट दी और मरने से पहले भगवान से प्रार्थना की कि इस आदमी को सबक सिखाना कि जितना नीचा दिखाता सब लोगों को। पर इसको एहसास था नहीं इस बात का। उसी समय एक और लड़की थी। वो लड़की एक अप्सरा थी बेसिकली। उसका नाम था एको, या इको कह लीजिए। खूब अच्छा बोलती थी, बहुत सुंदर थी। और एक देवी वीनस ने उसको एक बार कहा था कि तुम सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक हो। बड़ी तारीफ की उसकी। बड़ी चंचल थी, खूब बोलने में शौकीन थी। एक बार इसने क्या किया कि देवताओं के एक देवता वहां बृहस्पति नाम के, जुपिटर जिनको हम बोलते हैं, जुपिटर के साथ एक खेल कर दिया। जुपिटर की पत्नी जूनो, उसको क्या कर दिया, आजकल की भाषा में क्या बोलेंगे उसको, वो जो सोशल मीडिया में दिखता है, प्रैंक। हाँ, प्रैंक कर दिया, उसके साथ प्रैंक कर दिया। तो जूनो को गलत फहमी पैदा कर दी कि उसका पति बाजार गया हुआ है, जबकि वो गया नहीं हुआ था। और जूनो गुस्से वाली थी, चिढ़ गई कि तू मेरे साथ प्रैंक करेगी, मैं तो श्राप देती हूं। तो श्राप यहां नहीं होता, वहां भी होता था श्राप।
हर जगह होता है। मैं तुझे श्राप देती हूं। श्राप क्या? 2 श्राप दे दिए। पहला, तू अपनी ओर से कोई भी वाक्य बोल ही नहीं पाएगी। और दूसरा, अगर किसी और ने कोई वाक्य बोला होगा तो तू केवल उस वाक्य के अंतिम कुछ शब्दों को ही दोहरा पाएगी। इको ऐसे ही होती है ना, तो पूरा इको की कहानी बना दी है। अब तू अपनी ओर से कोई नया वाक्य नहीं बोल सकती, और जो वाक्य बोला गया है उसके अंत के कुछ शब्दों को दोहरा सकती है। इतना ही बोलने का अधिकार तेरे पास है। उसके बाद से बेचारे सोचिए, इतनी सुंदर योग्य युवती थी और बेचारी बोल नहीं पाती है। खैर, जिंदगी जी रही थी किसी तरह से। एक दिन नार्सिसस अपने दोस्तों के साथ शिकार खेलता हुआ जंगल में गया। और जब जंगल में गया तो बाई चांस ऐसा हुआ कि अलग हो गया। इसके दोस्त कहीं चले गए, गुम हो गया। अब ये अकेला घूम रहा जंगल में, वहीं इको घूम रही थी। उसने इसको देखा, वो भी दीवानी हो गई इसकी, और अब पागल हो गई एकदम। इतना सुंदर था ये, वो भी अप्सरा है, कम नहीं है। ये तो अप्सरा का पुत्र है, देवता का पुत्र है। अब वो दीवानी बन बन के पीछे घूम रही है, सामने नहीं आ रही है भी। अच्छा, इसको एहसास हो रहा कोई है आसपास, पेड़ों की आवाज से, पत्तों की आवाज से। तो उसने कहा कौन है? उसने क्या कहा, कौन है? क्योंकि बोल नहीं सकती। इसको लगा अजीब पहेली कोई खेल रहा है मेरे साथ। फिर इसने कहा सामने आओ। उसने कहा सामने आओ। तब इसने कहा भाई इतना छुपने क्या जरूरत है, हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। तो उसका जवाब आया बात करनी चाहिए। फिर थोड़ी देर के बाद वो सामने आ गई, और वो प्रेम में ऐसी दीवानी थी कि सीधे फिल्मी अंदाज से दौड़ी उसके पास गई गले मिलने के लिए। ऐसी दीवानी हो गई थी, क्योंकि उस वक्त लग रहा था कि बात बढ़िया चल रही है। उस उम्मीद में भाग गई, और जैसी पास आई तो उसने यूं कहा रुको, दूर हो, ठीक ठीक। फिर बोला कि इससे पहले मैं मर जाना पसंद करूंगा बजाय ये कि तुम मेरे शरीर का आनंद लो। वो बेचारी इको क्या बोली, तुम मेरे शरीर का आनंद लो। बात और बिगड़ गई इससे। और ये वाक्य जैसी उसके मुंह से निकला, उसको खुद इतनी शर्मिंदगी हुई अपने ऊपर, रोती हुई, खून के आंसू रोती वहां से भागी, और इसे धिक्कार के भगा दिया। उसका स्पर्निंग बोलते हैं अंग्रेजी में, धिक्कार करके भगा दिया। ये अपनी औकात देख, अपना मुंह देख। जब वो रोती हुई गई तो उसकी सहेलियां जो थी अप्सराएं, वो चली गई एक देवी के पास। नेमेसिस नाम था उन देवी का। ग्रीक लिटरेचर में नेमेसिस का मतलब है रिवेंज की देवी, प्रतिशोध की देवी। प्रतिशोध की भी एक देवी है उनके यहाँ। ये सहेलियां गई, उनका कि देखो ये जो लड़का है ना बहुत बदतमीज है, इसने हमारी सहेली का दिल दुखाया है। पहले कितने लोगों का दिल दुखा चुका है, कितने लोग तो बेचारे जान दे चुके हैं इस चक्कर में। आप प्रतिशोध लो इससे। तो देवी ने कहा अच्छा ठीक है, इसका अकाउंट शुरू करते हैं। और फिर एक दिन ये फिर से शिकार करने गया, तो देवी ने एक जाल बुना इसके लिए, नेमेसिस ने। और इसको प्यास लगी बहुत जोर से। पानी ढूंढते ढूंढते जब आगे बढ़ा, वहां एक पूल था, तालाब समझ लीजिए, सुंदर सा तालाब था। पर तालाब इस तरह से बना हुआ था कि उसमें कुछ कदम रख के, मतलब तालाब समझ लीजिए कि इस तरह का तालाब था। यह संभव नहीं था कि अब इसमें 2 कदम चले जाएं, बहुत गहरा तालाब था। तो यहां लेट के फिर पानी निकालने की स्थिति थी, ऐसे करके। तो ये पेट के बल लेटा नीचे से पानी निकालने के लिए, पीने के लिए। और जैसे ही लेटा, इसको अपनी ही परछाई देखी पानी के अंदर। वैसे जब ये पैदा हुआ था, एक साधु को बुलाया गया था। साधु से पूछा गया कि इस बच्चे का भविष्य क्या होगा। जैसे हमारे यहाँ होता था, वहां भी होता था, बच्चे का भविष्य क्या होगा। साधु ने कहा कि जब तक ये अपने आप को नहीं जानेगा तब तक इसका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। जिस दिन इसने खुद को जान लिया, मुश्किल हो जाएगा। और आज उसने पानी में अपने रिफ्लेक्शन को देख लिया। जैसी देखा, ये खुद दीवाना हो गया। अच्छा, इसको ये नहीं पता था कि वो रिफ्लेक्शन है। उस समय तक विज्ञान उतना विकसित नहीं था कि समझ जाए कि रिफ्लेक्शन है। उसको लगा कोई और है, पानी के अंदर का देवता है शायद कोई।
ये इतना पागल हो गया, जितनी पागल ईको हुई थी इसके लिए उतना ही पागल हो गया। और सहेलियों ने यही कहा था कि इसको भी ये पीड़ा समझ में आनी चाहिए कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं और वो जब हिकारत से बात करता है तो कैसा लगता है। अभी बेचारा उससे कह रहा तुम कौन हो दोस्त, वो जवाब ही नहीं दे रहा। मजे की बात है, एक लड़का एक लड़के से ही कह रहा है, और ग्रीक लिटरेचर में इस बात को लेकर तनाव नहीं है उस समय। ये फिर कह रहे कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, जवाब ही नहीं दे रहा। खूब रिक्वेस्ट कर करके मर गया, जवाब ही नहीं आता था अंदर से। अब ने बोला कि अगर तूने मुझे जवाब नहीं दिया तो इस जीवन का लाभ ही क्या है। और पीछे पेड़ के पीछे खड़ी होकर सुन रही है ईको। उसको खुशी हो रही है कि आज इसको समझ में आई बात। और अंत में इसने तय किया कि अगर मैं इसके साथ जीवन नहीं गुजार सकता हूं तो ये जीवन बेकार है, और उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। और अंतिम वाक्य क्या बोला, अलविदा, फेयरवेल। और पीछे से ईको ने क्या कहा, अलविदा। ये खत्म हो गया, आत्ममुग्धता में खत्म हो गया, अपनी ही सुंदरता को नहीं झेल पाया। ईको तो अप्सरा थी, तो शाश्वत थी, मॉर्टल नहीं थी, इमॉर्टल थी। लेकिन फिर एक कहानी बढ़ाई गई कि उसका शरीर खत्म हो गया, उसकी हड्डियां बन गई पत्थरों की तरह से, लेकिन उसकी आवाज बची रही। और आज भी दुनिया में जब कोई कुछ बोलता है तो पीछे कुछ शब्द रिपीट हो तो समझ लो कि ईको नाम की देवी वहां पर मौजूद है। यह है नार्सिसस नाम के बहुत सुंदर किंतु बहुत ही घमंडी आदमी की कहानी। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि यदि आप चार लोगों के साथ बदतमीजी से बात करते हैं तो कभी ना कभी कोई आपको भी मिलने वाला है, जीना मुश्किल कर देगा। सीखने की बात है कि किसी को पसंद करो तो ईगो की तरफ भाग के नहीं जाना, उसके पास थोड़ा सा अपना स्वाभिमान बना के रखना। और कोई पसंद ना आए तो उसको बदतमीजी के साथ, हिकारत के साथ, तिरस्कार के साथ नहीं खारिज करना है, कायदे से मना करने का भी तो तरीका हो सकता है। क्योंकि ऐसा होता है, जैसा आप सबके साथ बर्ताव करेंगे वैसा आपके साथ भी हो तो सकता ही है। इस नार्सिसिस नाम की टेंडेंसी जिन व्यक्तियों में है उन व्यक्तियों के लिए शब्द चल पड़ा नार्सिसिस्ट, और इस टेंडेंसी का नाम चल पड़ा नार्सिसिज्म। एक शब्द मनोविज्ञान में इकोइज्म भी चलता है, और एकोइज्म उनके लिए चलता है जो बहुत कमजोर किस्म के व्यक्ति हैं, जो किसी नार्सिसिस्ट को झेलते रहते हैं, उसकी हर बात को मानते रहते हैं, टॉक्सिक रिश्तों को झेलते हैं, विरोध नहीं करते हैं, हर दुख को पी जाते हैं। यह भी बुरी बात है। और ये तो नार्सिसिस्ट की कहानी आपने देख ही ली। अब इसके बेस पर अगर मैं आपसे कहूं कि नार्सिसिज्म के यानी कि आत्ममुग्धता के क्या क्या लक्षण हैं। आत्ममुग्धता दरअसल पर्याप्त शब्द नहीं है, उससे पूरी बात कन्वे नहीं हो पा रही है, लेकिन हाँ एक सेंस कन्वे हो पा रही है। और आपको यह भी समझना होगा कि ऐसा तो नहीं कि हम भी कहीं इसके शिकार हों। कुछ लोग मानने लगे हैं आजकल कि एक स्तर तक नार्सिसिज्म हेल्दी हो सकता है, आत्ममुग्ध होना एक स्तर तक स्वस्थ मानसिकता हो सकती है, और एक स्तर से आगे बढ़ जाए तो इसको बोलते हैं एनपीडी। एनपीडी का मतलब नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और ये किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे कुछ लोगों ने इसके कई प्रकार बताए। किसी किसी को अपने शरीर पर बड़ा गर्व होता है कि जैसी मेरी बॉडी है। कुछ लोग आप देखेंगे सुबह से अब तक जिम में जाके फुलाते रहते हैं बॉडी को, एकदम मछलियों के संग्रहालय बन जाते हैं, हाथ में मछलियां, पैर में मछलियां, और उसी में उनको आनंद आता है। फिर ऐसे कर करके चलते हैं, सड़क पे चलते हुए भी लगता है कि टी शर्ट के अंदर कोई मतलब पहाड़ है, तो उनको उसी में गर्व है। इसको बोलते हैं सोमैटिक नार्सिसिज्म, कि मेरा शरीर इतना महान है, तुम क्या हो मेरे सामने। किसी लड़की के मामले में हो सकता है सुंदरता भी हो जाए, वही मैं इतनी सुंदर हूं, ये मैं इतना बलिष्ठ हूं, मैं क्या करूं पुरुष के लिए। लेकिन ये केवल शरीर का मामला नहीं है, दिमाग के लोग भी करते हैं। उसके लिए एक शब्द चलता है सेरिब्रल या इंटेलेक्चुअल नार्सिसिज्म, कि मेरे पास जैसी बुद्धि है ना वो किसी के पास नहीं, जो बात मुझ में है वो किसी और में नहीं। जैसे पश्चिम में आप देखेंगे कई ऐसे चिंतक हुए। भारतीय दर्शन में आपको दार्शनिकों के नाम आमतौर पर नजर नहीं आएंगे, परंपराएं हैं।
एक परंपरा में सैकड़ों दार्शनिक है, किसी का नाम सामने नहीं आता। पश्चिम में इंडिविजुअल्स के नाम सामने आते हैं हमेशा, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म वहां की टेंडेंसी रही हमेशा। हीगेल इतना महान विचारक हुआ, उसके बाद कार्ल मार्क्स आ गया, जर्मनी में दोनों हुए और लगभग साथ साथ ही हुए, थोड़े से गैप के बाद। मतलब 18वीं सेंचुरी में हीगेल हुआ, उसके कुछ समय के बाद 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में मार्क्स हो गया। मार्क्स ने हीगेल से बहुत कुछ सीखा, जिसको हम बोलते हैं डायलेक्टिकल मेथड, उसी से सीखा। बस डायलेक्टिकल मेथड को मेटीरियलिज्म के साथ एसोसिएट कर दिया, जो उसने नया काम किया। लेकिन बोला क्या कि हीगेल ठीक कह रहा था, लेकिन हीगेल सिर के बल खड़ा था, मैंने उसको सीधा कर दिया। अब ये जो है ना मैं का भाव, मैंने उसको सीधा कर दिया, अजीब किस्म का अहंकार है भाई। और मार्क्स के ही एक भक्त लेनिन के बारे में कहते हैं कि लेनिन ने मार्क्स को सिर के बल से पैर के बल खड़ा कर दिया। जॉर्ज लुकास ने ऐसा खुल के कहा कि मैंने उसको पैर के बल खड़ा किया मार्क्स को। ये अहंकार बौद्धिक लोगों में भी होता है, बहुत होता है। मेरा सिद्धांत, मेरा विचार, इससे महान कुछ नहीं हो सकता। यह है सेरिब्रल किस्म का या बौद्धिक किस्म का नार्सिसिज्म। एक और है जो आजकल खूब देखता है, स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म। कुछ लोग स्पिरिचुअल की बात करते हैं बहुत ज्यादा। कोई बाबा हो सकता है, कोई किसी भी धर्म का बाबा हो सकता है, और आप उससे बात कर रहे हैं, वो आपको ज्ञान दे रहा है कि भाई आत्मा ऐसे, परमात्मा ऐसे, ये करो वो मत करो, और आपने एक सवाल पूछ लिया। अब वो इस हिकारत के भाव से आपको देखेगा, तू समझता कि अपने आप को नीच पुरुष, नीच औरत, अध्यात्म सिर्फ मुझे आता है और किसी को नहीं आता है, जो मेरे मुंह से निकलेगा वही अध्यात्म है। यदि कोई ऐसी बात करता हुआ देखे तो वो स्पिरिचुअल नार्सिसिज्म का शिकार है। तो हर क्षेत्र के लोग ऐसे हो सकते हैं, ये किसी क्षेत्र विशेष की बात नहीं है। हेल्दी नार्सिसिज्म क्या होता है कि एक तो जो बच्चे होते हैं, आप देखेंगे छोटे बच्चों में आमतौर पर एक टेंडेंसी होती है, जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, आप माताएं क्या करती हैं बच्चों को थोड़ा सिखाने के लिए, बच्चा कह रहा है कि माँ मैं मजबूत नहीं हो रहा हूं, तो माँ बोलती है बेटा दूध पियोगे तो मजबूत होगे। तो बच्चा दूध का गिलास पूरा गटगट पी जाता है, फिर बोलते हैं माँ मजबूत हो गया। फिर माँ बोलती है बेटा तो सबसे मजबूत बच्चा है दुनिया का। फिर बच्चा ऐसे कर कर घूमता रहता है दिन भर कि मैं सबसे मजबूत बच्चा हूं। उसको उतना ही पता दुनिया में बेचारा उसी मस्त रहता है। ये भी नार्सिसिज्म है कि मैं सबसे मजबूत बच्चा हूं, मैं सबसे समझदार बच्चा हूं। माँ ने बच्चे से कहा बेटा बताओ 3 गुणा 3 क्या होता है। बच्चे ने कहा मम्मी 9 होता है। माँ कह रही वाह, आज तक इतने छोटे बच्चे ने नहीं बताया है, तुम बेटा अलग ही लेवल के बच्चे हो। जबकि हर घर में उस क्लास का बच्चा बता रहा है, पर इस बच्चे को यह नहीं पता कि हर घर में ये वाला खेल चल रहा है। इसको लग रहा है कि मैं सच में दुनिया में सबसे महान बच्चा हूं। पर वो माताओं का एक तरीका है, पेरेंट्स का एक तरीका है, ताकि बच्चा इसी कॉन्फिडेंस में सीखे और आगे बढ़े। तो उसको बोलते हैं ठीक है, वो हेल्दी लेवल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का नार्सिसिज्म किसी बड़े सोशल गुड के साथ जुड़ा हो, सोशल गुड का मतलब बड़ी भावना के साथ जुड़ा हो, मुझे अपने देश का नाम रोशन करना है और मैं उसके लिए ऐसा करूंगा, मैं इतना पढ़ूंगा, मैं इतना वो कर दूंगा, देश का नाम रोशन करूंगा, तो हो सकता है कि नार्सिसिज्म हो। लेकिन आप देश के साथ जोड़ रहे हो, समाज के साथ जोड़ रहे हो, तो फिर भी उसको मान लेते हैं कि हेल्दी हो सकता है। और तीसरा, अगर वो कंट्रोल में है, कंट्रोल का मतलब देखो थोड़ी बहुत तो खुशी सबको होती है, स्वाभाविक बात है। अपने आप को लेके खुशी का भाव होना बहुत स्वाभाविक है। एक भाव है सेल्फ एस्टीम, जिसका मतलब है कि अपने व्यक्तित्व को लेके खुशी का भाव रखना स्वाभाविक बात है। किसी किसी मामले मन में आते है कि यार बात तो है मेरे अंदर, कुछ तो बात है मेरे अंदर, है ना। ये बात थोड़ी बहुत आए तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, बस इससे ढिंडोरा मत पीटिए, है ना। मन में आ रहा तो क्या दिक्कत है, थोड़ी बहुत आने दीजिए, और कंट्रोल में रहे तो कोई दिक्कत भी नहीं है कि मेरे अंदर बात तो है, ठीक है, उसके अंदर भी बात है, हाँ उसके अंदर भी बात है यार, उसके अंदर, हाँ उसके अंदर भी बात है, तो कोई समस्या नहीं। दिक्कत है कि केवल मेरे अंदर बात है और किसी में नहीं। गालिब जैसा महान शायर एक लाइन लिख के गया, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। सुखनवर मतलब कविता लिखने वाले, सुखना मतलब कविता होता है। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां। और ये गालिब खुद कह रहे हैं कि यूं तो दुनिया में और भी बहुत शायर हैं अच्छे अच्छे, पर कहते हैं कि गालिब में जो बात है
वो बात नहीं है, वो अंदाजे बयां, वो कहने का तरीका किसी और में नहीं है। अब ये भी नार्सिसिज्म एक तरह का, पर ये ठीक है, हेल्दी है, हंसी मजाक में कही गई बात है। फिर गालिब ये भी कहेगा कि जब मैं मर जाऊंगा लोग बहुत याद करेंगे मुझे, तुम तो मुझे भाव नहीं दे रहे इस समय, बाद में बहुत याद करोगे। कि वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता, मतलब हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता, ऐसा कई लोग करते हैं। वहां तक दिक्कत नहीं है। आज की इस चर्चा का पर्पज ये नहीं कि अब अपनी तारीफ करना भूल जाए, कीजिए, ज्यादा मन में कीजिए, थोड़ी बहुत बाहर कर लीजिए, लेकिन जब बाहर करें अपने साथ साथ औरों के भी कर लीजिए। जब औरों के भी करेंगे तो ठीक है, जब आदमी केवल अपनी तारीफ में मशगूल रहे रात दिन, तब समस्या है। लेकिन जब हम कहते हैं कि नार्सिसिज्म एक डिसऑर्डर बन गया, तो उसके 3-4 लक्षण क्या हैं, इनको आज से पहचानना शुरू कर दीजिए अपने आसपास के व्यक्तियों में, और आसपास से पहले अपने अंदर। वरना आदमी बाहर ही देखता रहता है लंच लेके, खुद को नहीं देखता। कई बार ये भी होता है ना। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग विवाद फिलोसफी में हुआ। एक ह्यूम नाम के दार्शनिक ने कहा कि मैंने आत्मा को ढूंढने की बहुत कोशिश की अपने अंदर झांक झांक के, लेकिन आत्मा मिली नहीं। तो विरोधी ने पता क्या कहा, जो झांक रही थी वही आत्मा थी। कई बार क्या है कि आप सबको झांक रहे हैं और अपने बारे में पता नहीं कि हो क्या रहा है। और कई बार क्या होता है, पर्सपेक्टिव का सारा खेल होता है। एक आदमी डॉक्टर के पास जाके बोला कि डॉक्टर साहब पूरे शरीर में दर्द है, जहां भी उंगली लगाता हूं बड़ा दर्द होता है। पूरा चेकअप हो गया, बाद में क्या पता लगा, उंगली में दिक्कत थी। दिक्कत उंगली में, कहीं भी लगा रहा दर्द हो रहा है बेचारा, लेकिन उसका परसेप्शन क्या है कि पूरी बॉडी में पेन है। तो पेन भाई जो चेक कर रहा है उसमें भी तो हो सकता है, ये थोड़ा ना कि बाहरी होगा। तो जब आपको चिंता की घंटियां सुननी चाहिए, यानी कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात जब होने लगे, उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं। एक तो होता है कि सेल्फ इंपॉर्टेंस का भाव बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के अगर किसी के अंदर है, मतलब किसी को ये लगने लगता हो कि मेरे बिना तो दुनिया चल नहीं पाएगी, मेरे बिना तो देश का विकास ही नहीं हो पाएगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो संसार कैसे चलेगा, मुझे कुछ हो गया तो मेरे देश का क्या होगा। जब कोई ऐसी बात करने लगे ना, उसको समझा देना है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी हैसियत एक धूल के कण से ज्यादा नहीं होती है, और दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके बिना दुनिया रुक जाएगी। दुनिया धूमधाम से चलती है, बड़े बड़े आए निपट गए, पता भी नहीं चलता है। मतलब सिकंदर को भी ऐसी गलतफहमी अपने बारे में हो गई थी कि मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा, और क्या होगा दुनिया को जीत लूंगा, उससे बेवकूफ़ी बिना बात के, इतनी टाइम एनर्जी वेस्ट कर दी, कितने लोगों को मरवा दिया बिना बात के। और उस पर एक गजल में क्या कहते हैं, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, आली मतलब बहुत ज्यादा बड़े थे। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अंत में वही होना है। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। इसलिए यदि किसी को ये लगने लगे कि मैं इतना महत्वपूर्ण हूं, इसी को गॉड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, अपनिच भगवान है। जब ये भाव मन में आने लगे, अगर आपके आसपास किसी के अंदर भी ये भाव दिखने लगे आपको, तो अलार्म बजा लीजिए कि मामला ठीक नहीं चल रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग चीज होती है। और इंटरेस्टिंग बात है कि नार्सिसिस्टिक लोगों में आमतौर पर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, और क्योंकि कॉन्फिडेंस कम है, वो डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर दिखाते ज्यादा है। इसका सामान्य एग्जाम्पल दुनिया में पता है क्या है, जैसे आप सड़क पर किसी से बात करें, झगड़ा हो जाए मान लीजिए, और दूसरा व्यक्ति बोले तो जानते मैं कौन हूं, जानते मैं कौन हूं। इस समय डरने की बात नहीं है। अगर वो कुछ होता तो बोलता नहीं। कुछ लोग क्या करें, फोन निकालेंगे, मिला फोन, मिला फोन, मिला फोन, अमित शाह को लगा फोन, प्राइम मिनिस्टर को लगा फोन। इसका मतलब है कि इसका फोन नहीं उठने वाला, इसको नंबर भी नहीं पता। इसने उनके नाम से कोई भी नंबर सेव कर रखा होगा, दिखा देगा, देखो नंबर है, अभी देखो, हेलो, हाँ आ जाइए, आप आ जाइए, यहाँ आ जाइए। ये ढिंडोरची लोग किसी काम के नहीं होते हैं, इनसे डरने की जरूरत एकदम नहीं है। जिसके अंदर दम होता है ना, कहता नहीं है, वो करता है। तो जो ज्यादा ढिंडोरा पीटा है, इसका मतलब वो बेकार की बात ज्यादा कर रहा है। और जिसमें कॉन्फिडेंस होता है उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ज्यादा दिखाने की जरूरत उसे जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, इसलिए वो दूसरों के नाम से ताकत निकालता है।
संपर्कों के नाम से ताकत निकालता, मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, मैं कॉलेज से 50 लड़के बुला लूंगा तुझे मारने के लिए। अरे यार खुद ही लड़ लो, क्यों 50 किराए पे बुलाओगे लड़के मारने के लिए? आओ खुद ही लड़ लेते हैं। कॉन्फिडेंस होगा वो क्या बोलेगा, बुला लो, बुलाओ बुलाओ, मैं ही बैठा हूं, बुलाओ, जाओ ना। तो कॉन्फिडेंस अलग चीज है, नार्सिसिज्म अलग चीज है। पहली बात ये, नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उसके अंदर एम्पैथी आमतौर पर नहीं के बराबर होती है। एम्पैथी का मतलब हुआ, एम्पैथी का मतलब हुआ दूसरों की परेशानियां, दूसरों की समस्याएं, दूसरों की मनस्थितियां समझने की ताकत। आप देखेंगे कि जब बच्चे 10-15 साल के होते हैं तो पेरेंट्स को बहुत दुख आमतौर पर किस बात का होता है कि हमारे संघर्ष, हमारा दुख, हमारी पीड़ा ये बच्चे समझते नहीं। हम रात दिन खटते रहते हैं इनके लिए और ये वैल्यू नहीं देते हमें एकदम। इसका मतलब है एम्पैथी का न होना, दूसरों के दर्द को, दूसरों की पीड़ा को न समझ पाना। एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति दूसरों के दुख दर्द को महसूस नहीं कर पाता है और कभी कभी तो उससे आगे बढ़ के वो सैडिस्ट हो जाता है। सैडिज्म का मतलब है दूसरों को दुख दे के खुश होना। अगर आप दूसरों को परेशान करके खुश होते हैं तो आप सैडिस्ट हैं। और किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे एक मच्छर है, कुछ नहीं कह रहा, आप स्टाइल में उसको मार मार के दिखा रहे हैं कि देखो मैंने मार दिया, देखो एक और मार दिया, और आपको ये फील नहीं हो रहा कि इसको भी दर्द हो रहा होगा। आप सड़क पर चल रहे हैं, वहां कुछ कुत्ते भी घूम रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे आपसे, आपने पत्थर उठा के मार दिया उसको, टांग टूट गई, टांग टूट गई, मजा आ गया, मजा आ गया, क्या निशाना है मेरा। आपको फील ही नहीं हो रहा कि आपकी इस बेवकूफी से एक उस प्राणी का बेचारा जीवन भर विकलांग हो गया वो। तो यह है सैडिज्म। एम्पैथी करना होना, उसको भी दर्द होता होगा ये महसूस